हाँ, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं भारत की विदेश नीति इंदिरा युग। इंदिरा युग भारत की विदेश नीति का बहुत ही स्वर्णिम अध्याय है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जहाँ भारत की विदेश नीति को बहुत आगे तक विश्व क्षितिज पर पहुँचाया था, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आदर्शवाद का बहुत ज़्यादा पुट था। इंदिरा जी ने आदर्शवादी जो चोला था उसको उतार करके और बाकायदे यथार्थवाद की राजनीति को अपनाया। उन्होंने शक्ति एवं शांति इन दोनों में बहुत ही सुंदर कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय किया। उन्होंने आचार्य कौटिल्य जो कि ईसा से 326 वर्ष पहले हुए थे, उनके द्वारा प्रतिपादित सद्गुण नीति को अपनी विदेश नीति में समय समय पर इसका बहुत ही सुंदर प्रयोग किया। आचार्य कौटिल्य की जो सद्गुण नीति है, जिसमें पहला जो मूल सिद्धांत है वो संधि है कि परराष्ट्र नीति में, विदेश नीति में समय समय पर राष्ट्रों को संधि नामक इस सिद्धांत का अनुपालन करना होता है। संधियां दो स्तर पे की जाती है। एक तो युद्ध के पश्चात संधि होती है, इसके अलावा दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध बनाते हुए और वो राष्ट्र जो हमारे शत्रु राष्ट्र कहलाते हैं उनसे बचने के लिए भी संधियां की जाती हैं। तो आचार्य कौटिल्य का मानना था कि संधि का प्रयोग विदेश नीति के क्षेत्र में समय समय पर किया जाना चाहिए। इसके अलावा विग्रह, कभी संधि कभी उससे अलग हट करके विग्रह की नीति का भी अनुपालन करना चाहिए। नए शासन यानी विश्व राजनीति में जो कुछ घटनाएं घट रही हैं, कभी कभी हमें तटस्थता का रुख भी अपनाना चाहिए। हर मामले में बेवजह दखलंदाजी करना, है ना, जिससे हमारे अपने राष्ट्रीय हित प्रभावित हो सकते हैं, तो ऐसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए। यानी हमें तटस्थ रहते हुए आसन की मुद्रा में आर्थिक विकास पर बल देना चाहिए। नेक्स्ट, यानी युद्ध की तैयारी सतत करते हैं। 1962 में चीन ने हमारी पीठ में छुरा भोंका और 1965 में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया। तो ऐसी स्थिति में इंदिरा जी ने समझ लिया था कि हमें सैन्य क्षेत्र में बहुत ही प्रभावशाली ताकतवर बनना होगा। तो उन्होंने सेना को स्ट्रांग बनाने में विविध जो है युद्ध संबंधी सामग्रियां, टैंक से लेकर बारूद, इसके अलावा युद्ध संबंधी बहुत सारे हथियार, उनको तैयार करने में बहुत ही अच्छी रणनीति का अनुपालन किया। नेक्स्ट आप देखें संश्रय यानी समर्थन कि दूसरे देशों से समर्थन लेकर के और जो ताकतवर देश है उसके साथ हम किस तरीके से अच्छा समायोजन कर सकते हैं, है ना। तो इस नीति को अपनाया। नेक्स्ट आप देखें द्वैती भाव, यानी यहाँ दोहरी नीति का अनुपालन करना होता है कि कभी हम युद्ध और कभी संधि, इन दोनों मानकों को समय समय पर यथा स्थिति अनुसार इनका प्रयोग करते हैं। तो इंदिरा जी ने अपनी विदेश नीति में आचार्य कौटिल्य के इन 6 सिद्धांतों का बखूबी प्रयोग किया। नेक्स्ट, इन 6 सिद्धांतों को धरातल पर उतारने के लिए उन्होंने साम, दाम, दंड, भेद, है ना, साम यानी संधि कर लिया, ठीक है, दाम कुछ लालच दे करके, है ना, जैसे सपोज दैट हम अफगानिस्तान की मदद करते हैं, हम नेपाल की आर्थिक मदद करते हैं, अनेक परियोजनाओं में भारत सरकार उनकी मदद करती है दाम दे करके। तो ये डजंट मीन कि हम बहुत ज़्यादा परोपकारी हो गए हैं। इसका अर्थ ये होता है कि नेपाल को चाइना से हमें बचाए रखना है, अपने प्रभाव क्षेत्र में रखना है। वहीं अफगानिस्तान, चूंकि आचार्य कौटिल्य ने कहा था कि जो हमारा पड़ोसी है और पड़ोसी का पड़ोसी हमारा मित्र होगा, और जो हमारा पड़ोसी होगा वो लगभग शत्रुवत व्यवहार करेगा। इट इज अ नेचुरल फिनोमेना। ये कैसा है? नेचुरल है कि वो करेगा।
तो इन दैट केस दाम यानी समय समय पर, चाहे हमने अफगानिस्तान को टाटा निर्मित समय समय बहुत सारी बसें दी, इसके अलावा बहुत सारी परियोजनाओं में सहयोग दिया। इवन आप देखें नेपाल की चाहे बहुउद्देशीय परियोजनाएं हों या गोरखा रेजिमेंट वहाँ के सैनिकों को, लोगों को अपनी सेना में भर्ती करना हो, आफ्टर ऑल हमने नेपाल के साथ भी मधुर संबंध बनाए रखे। तो ये दाम है, दंड। अगर कोई राष्ट्र बहुत ज़्यादा हठधर्मता का रास्ता अपना रहा है तो वहाँ हमें दंड देने के लिए यानी अपनी सेना को इतना ताकतवर बनाए रखें कि अगर ऐसी नौबत आ जाए कि हमें युद्ध लड़ना पड़े, अगले को दंडित करना पड़े, तो ऐसी कंडीशन में जैसे हम देखते हैं अभी मोदी जी के कार्यकाल में हमने पाक अधिकृत कश्मीर के हिस्से में जो है एयर अटैक किया था और वहाँ पर जो आतंकवादियों के अड्डे थे उन पर बम्बार्डमेंट किया था। तो ये जो है दंड वाला पॉइंट जो है इसको भी अपनाना चाहिए। इसके अलावा आप देखें भेद कि जो शत्रु राष्ट्र हैं उनमें भेद पैदा कर देना जिससे वो ज़्यादा प्रभावशाली ना रहें और उनका फोकस हमारे ऊपर ना रहे। तो इंदिरा जी ने इन चारों शस्त्रों का बहुत ही अच्छी तरह से प्रयोग किया। अब हम देखते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी के प्रमुख तत्व क्या थे विदेश नीति के। याद रखें अटल बिहारी वाजपेयी संसद में, लोकसभा में उनके विरोधी दल के नेता हुआ करते थे, लेकिन इंदिरा जी की व्यक्तित्व और कृतित्व को देखते हुए उन्होंने इंदिरा जी को दुर्गा की उपाधि दी थी, है ना। दुर्गा हमारे यहाँ शक्ति की देवी मानी जाती है, तो इन दैट केस उन्होंने दिया था। तो जाहिर है विरोधी नेता अगर ये उपाधि किसी को दे रहा है तो शी वाज प्रैक्टिकल इन हर फॉरेन पॉलिसी, अपने फॉरेन पॉलिसी के क्षेत्र में वो बहुत कुछ प्रैक्टिकल थे। देखें आप पड़ोसियों के प्रति पंडित नेहरू अंतर्राष्ट्रीय कद के नेता थे और महाशक्तियों से मधुर संबंध बनाए रखने में पूरा टाइम लगाते थे। इंदिरा जी ने कहा नहीं, पड़ोसियों का प्रभाव जो हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं इनके साथ मधुर संबंध बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। तो चाहे वो पाकिस्तान हो, प्रयास किया गया सभी के साथ, या अफगानिस्तान हो, पड़ोस में बसे हुआ बांग्लादेश जो बाद में बना, उनके दूसरे पहले कार्यकाल में बन गया था, तो सभी जो है, बर्मा है, भूटान है, सभी छोटे छोटे देशों के साथ, पड़ोसियों के साथ बहुत ही अच्छे संबंध इंदिरा जी ने कायम किए। उपमहाद्वीप, इंडिया इज अ सब कॉन्टिनेंट, भारत एक उपमहाद्वीप है और इसकी वजह यह है कि जो देश इसके आसपास बसे हुए हैं जो कहीं ना कहीं पहले भारत का ही एक हिस्सा था। 1947 में पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, 1971 में आप देखें बाकायदे जो है उद्भव हुआ बांग्लादेश का, और इसके अलावा बर्मा 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके द्वारा बाकायदे म्यांमार को, बर्मा जो है उसको भारत से अलग किया गया। तो पता ये लगा ये सभी देशों को मिलाकर इसे सब कॉन्टिनेंट या उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो चूंकि हमारे ऐतिहासिक संबंध है इन देशों के साथ, है ना, वो बात अलग है कि पाकिस्तान हमारे साथ हर धर्मता करता रहता है, लेकिन आफ्टर ऑल है तो छोटा भाई और हमारी ही कोख से उसका जन्म हुआ, है ना। प्राचीन इतिहास में 47 के पहले तक तो हम लोग साथ साथ थे, स्वतंत्रता संग्राम में भी साथ साथ लड़ाई लड़ी। तो इन दैट केस ये देखना है कि वो महाद्वीप पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया। नेक्स्ट आप देखें, शक्ति को उन्होंने प्राथमिकता दी। उन्होंने हवाई कबूतरबाजी नहीं की, है ना, कि शांति का बसोबास करते रहो, अंदर से खोखले बने रहें। तो इसकी जगह उन्होंने तीनों सेनाओं को ताकतवर बनाने में पूरा प्रयास किया। थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों को जो है कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, आधुनिक शस्त्रों से लैस किया जाए, जिससे 1962 में जो चाइना से हमारा युद्ध हुआ था उस तरह की नौबत ना आए। अगर हमें महाशक्ति बनना है तो जाहिर है हमें ढोंग के स्थान पर यथार्थ ग्राउंड पे उतरना होगा। तो उन्होंने देखें शक्ति को बहुत प्राथमिकता दी। एशिया और अफ्रीका, इन दोनों महाद्वीपों को साथ लेकर चलने की नींव पंडित नेहरू की भी थी। इंदिरा जी ने भी एफ्रो एशियाई एकता पर बहुत ज़्यादा बल दिया, और बल्कि गुट निरपेक्षता के जो डिफरेंट सम्मेलन हुए उन सम्मेलनों में भी वो बराबर एशिया और अफ्रीका
का मिलजुल करके आर्थिक विकास में, सांस्कृतिक विकास में वो लोग वर्क करें, इस पर वो बहुत ज़्यादा फोकस करती थी। तो एशिया अफ्रीका की एकता पर बल दिया। नेक्स्ट था नाम यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन। इंदिरा जी ने, पंडित नेहरू ने इसको जन्म दिया था, कर्नल नासिर और मार्शल टीटो ने। तो इस नाम गुट निरपेक्षता का जो सिद्धांत था और जो गुट निरपेक्ष राष्ट्र थे, इनके प्लेटफॉर्म का बहुत ही अच्छा सदुपयोग किया गया, है ना, आर्थिक सहयोग के लिए, कि जो नाम के 100 से अधिक देश हैं वो किस प्रकार से परस्पर सहयोग करें एक दूसरे का। हम महाशक्तियों पर बहुत ज़्यादा ना निर्भर रहें, आंतरिक क्षेत्र में बाकायदे एशिया और अफ्रीका, चूंकि संसाधनों में याद रखना है कि एशिया और अफ्रीका महाद्वीप बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है। विश्व के टोटल संसाधन का करीबन 60 से 70% इन्हीं दोनों महाद्वीपों में है। लेकिन वो बात अलग है कि विकसित राष्ट्र जो है वो इन महाद्वीपों के संसाधनों को पहले भी लूट करके ले गए और आज भी हमारे संसाधनों का, इन दोनों महाद्वीपों के संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करके महाशक्तियां और भी ताकतवर होती जा रही। तो इंदिरा जी ने इसमें नाम के प्लेटफॉर्म का एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, है ना, और पूर्वी यूरोप, इनके देशों को मिल करके एक प्लेटफॉर्म में लाई और बाकायदे इनका उपयोग जो है आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए किया। सोवियत संघ से 1970 और 71 में उन्होंने संधि, चूंकि हम लोग अगर उस समय की विदेश नीति को देखें और विश्व की परिस्थितियों को देखें तो बाकायदे अमेरिका पाकिस्तान की ओर झुका हुआ था। 1965 का जो युद्ध था वो अमेरिका का पाकिस्तान को जो हथियार दिए गए थे, पेंटन टैंक वगैरह, उनकी वजह से हुआ था, है ना, और अमेरिका हमसे बराबर दूरी बढ़ा रहा था। तो इन दैट केस अब हमारे लिए नेचुरल हो गया था कि हम नाम के कसीदे ज़्यादा ना पढ़ें, नाम की दुहाई ना देते रहें, बल्कि हमें जो राष्ट्र और जो महाशक्ति हमारा सहयोग कर सकती है हमें उसके साइड जाना होगा। तो 1970 और 71 में संधि हुई। 70 में जो संधि थी 20 वर्षीय अनाक्रमण संधि, कि अगर कोई महाशक्ति भारत के ऊपर हमला करती है तो ऐसे में सोवियत संघ सहायता करेगा भारत की। ये बहुत दूरदर्शितापूर्ण संधि थी 1970 में जो संधि हुई 20 वर्षीय। आप देखें जब 1971 में हमने बांग्लादेश पर हमला किया, इवन पाकिस्तान ने पहले हमला किया जिसका हमने पुरजोर जवाब दिया, तो उस समय अमेरिका जो कि पाकिस्तान का सहायक था उसने अपना 7वां जहाजी बेड़ा हिंद महासागर में उतार दिया था। ये इंदिरा जी की दूरदर्शिता ही थी कि तुरंत सोवियत संघ ने अल्टीमेटम दिया अमेरिका को कि श्रीमान जी रुक जाइए आप, मैं भी आ रहा हूँ, और उसने भी अपना जहाजी बेड़ा हिंद महासागर में उतार दिया, जिसकी वजह से अमेरिका ने दुस्साहस नहीं किया, है ना, क्योंकि वो चाहता था कि भारत जो है बांग्लादेश के उदय में कोई सहायता ना करे और उसका जो मित्र राष्ट्र है पाकिस्तान उसकी सहायता न करे। तो आप देखें सोवियत संघ के साथ अच्छे संबंध कायम हुए और सोवियत संघ ने हर तरीके से भारत की सहायता की। अब प्रश्न आता है कि इंदिरा जी की जो विदेश नीति थी उसकी प्रमुख विशेषताएं, जो मेन फीचर्स क्या थे। तो पहला ये था लचीलापन, फ्लेक्सिबल आउटलुक था, वो रिजिड नहीं थी, किसी मामले में कठोर रुख नहीं रखती थी। जहां देश के राष्ट्रीय हितों का संवर्धन होना होता था तो वहां वो लचीला रुख अपनाती थी, है ना। तो दूसरा आप देखें आदर्श और यथार्थ का सुंदर समन्वय। आदर्श के अगर ग्राउंड पे देखें तो उन्होंने नाम से अपने को डिस्कनेक्ट नहीं किया, कॉमनवेल्थ से भी अपने को, जो कॉमनवेल्थ है राष्ट्रमंडल देश, उससे भी अपने को अलग नहीं किया, और इसके अलावा कई मामलों में वो आदर्श और साथ ही साथ यथार्थ रियलिटी, इसका उन्होंने अपनी विदेश नीति में बहुत सुंदर समन्वय किया। नेक्स्ट आप देखें विदेश नीति का राष्ट्रीय शक्ति के साथ सुंदर समन्वय। चूंकि याद रखें शक्ति वो साधन है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कि शक्ति के बगैर आप पॉलिटिक्स, अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो मात खाएंगे, जैसा 62 में हम मात खाए थे, ठीक है।
तो शक्तिशाली होना बहुत ही जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो 3 प्रमुख तत्व होते हैं, पहला है राष्ट्रीय हित जो कि साधन होता है, दूसरा राष्ट्रीय हित जो कि ध्येय है, लक्ष्य है, जिसे हमें प्राप्त करना है। संघर्ष स्थिति होती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कि जब इतने सारे देश हैं तो जाहिर है वो आपस में झगड़ते रहते हैं या संघर्ष की मुद्रा में रहते हैं, कभी कभी सहयोग भी चलता है। और जो तीसरा है शक्ति, राष्ट्रीय हितों को और संघर्ष, युद्ध की अगर स्थिति आती है, जब संघर्ष अपनी चरम स्थिति पर पहुंच जाता है तो वहां अगर आप शक्तिशाली नहीं है तो जाहिर है कि आप मात खाएंगे। ठीक है, तो शक्ति की उन्होंने पूजा की, इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें दुर्गा का अवतार कहा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें, इसके अलावा आर्थिक सहयोग पर बल दिया, विविध देशों के साथ संधियां की, अमेरिका के साथ जो है संधि की। और अमेरिका से इंदिरा जी, मुझे याद है कि उस समय राष्ट्रपति जो है वो रीगन हुआ करते थे, ही वॉज द फिल्म स्टार थे, उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आए। तो उस समय इंदिरा जी जो देश था वो खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। इंदिरा जी ने राष्ट्रपति रीगन से जब वार्ता की कि आप जो है भारत का खाद्यान्न में सहयोग प्रदान करें, तो रीगन ने मना कर दिया। इवन आप देखें कि अमेरिका अपने गेहूं को, जो बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है अमेरिका में, वो अपनी नदियों में ऐसी बहा देता था, मछलियाँ खा जाती थी। क्योंकि अमीर देश है तो वो हथियारों से तो कमाई करता है लेकिन अनाज नहीं बेचता है, तो उसने नहीं दिया। वहाँ से लौट के आने के बाद ही इंदिरा जी ने हरित क्रांति के बारे में सोचा, स्वामीनाथन का सहयोग लिया। स्वामीनाथन जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, है ना, और उनकी राय के आधार पर किस प्रकार से उन्होंने कृषि नीति में परिवर्तन किए, है ना, विदेशी जो है बीज मंगाए गए, है ना, फर्टिलाइजर का अधिक से अधिक प्रयोग किया गया और फर्टिलाइजर के कारखाने देश में खोले गए, है ना। और इसके अलावा जो यंत्र हैं, जुताई वाले, बुवाई वाले, कटाई वाले, उन सारे यंत्रों में भी परिवर्तन किया गया जिससे अधिक उत्पादन हो। और आप देखें इस हरित क्रांति का सुपरिणाम ये निकला कि भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर बन गया बल्कि विदेशों को भी निर्यात करने की पोजीशन में पहुंच गया। तो इस तरह से आप देखें कि इनकी विदेश नीति में जो है राष्ट्रीय शक्ति का जहां सुंदर समन्वय था, वहीं आर्थिक सहयोग पर भी उन्होंने बल दिया। खासकर अफ्रीका और एशिया के देशों पर उन्होंने बहुत फोकस किया कि हम आपस में एक दूसरे की सहायता करें और ऐसे में चीजें हमें कम दाम में मिलेंगी और हम अपने आर्थिक संसाधनों का प्रयोग करके जल्दी से जल्दी महाशक्ति बन जाए। छोटे देशों के साथ मधुर संबंध, है ना, ईगो नहीं था। ये नहीं था कि भारत आबादी के क्षेत्र से बहुत बड़ी, आबादी की दृष्टि से बहुत बड़ी महाशक्ति है ना। तो इस आधार पर उन्होंने जो है छोटे देशों को, पड़ोसी राष्ट्रों के साथ मित्रवत व्यवहार किया और इसका सुपरिणाम ये हुआ कि बाकायदे केवल पाकिस्तान में हमें बांग्लादेश बनाने के लिए युद्ध करना पड़ा, वो हमारी मजबूरी थी। चूंकि पूर्वी पाकिस्तान में जो पश्चिमी पाकिस्तान की जो फौजें अत्याचार कर रही थी, तो हर दिन जो है बांग्लादेशी भारत में आश्रय ले रहे थे। इतनी बड़ी संख्या मैनेज हो गई थी कि इससे हमारे संसाधनों पर बहुत बड़ा बोझ आने वाला था, इसलिए इंदिरा जी को इंटरफियर करना पड़ा। और आप देखें दूरदर्शी कितनी थी, उन्हें पता था कि 1970 में 71 में हमें पाकिस्तान से लड़ना होगा, इसलिए सोवियत संघ से दोस्ती करना जरूरी है। क्योंकि जब हम लड़ेंगे तो अमेरिका पाकिस्तान की तरफ से तेजी से बहुत जल्द आएगा, है ना, और उसने वैसा किया भी था। तो ये उनकी दूरदर्शिता, तो इन दैट केस हम देख सकते हैं कि उनकी विदेश नीति में दूरदर्शिता का भी महत्व था, है ना। नेक्स्ट हम आप देखें कि विशेषज्ञों को महत्व दिया। ये इंदिरा जी का ही पीरियड था। पार्थ सारथी से लेकर के जो बड़े बड़े विशेषज्ञ थे विदेश नीति के, उनसे इंदिरा जी सलाह लेती थी। इवन विदेश मंत्रालय में उन्होंने अलग अलग ब्लॉक बना दिए थे। अफ्रीका महाद्वीप का अलग ब्लॉक,
अमेरिका का अलग ब्लॉक, यूरोप का अलग, यानी महाद्वीप 22 ब्लॉक बना दिए थे और उसमें 10-10 एक्सपर्ट बिठा दिए थे कि वो देखें, अध्ययन करें वहाँ की विदेश नीतियों का और भारत उनके साथ कैसा व्यवहार करे कि जिससे हमारी विदेश नीति उन राष्ट्रों में बहुत अधिक प्रभावी हो जाए। नेक्स्ट हम आप देखें तो विशेषज्ञों को महत्व देना, ये इंदिरा जी का ही प्रयोग था। बाद के प्रधानमंत्रियों ने इसका, जैसे मोदी जी भी इसको बहुत महत्व दे रहे हैं वर्तमान समय में, तो जाहिर है अब हमारी विदेश नीति में विशेषज्ञों को बहुत महत्व दिया जाए। नेक्स्ट आप देखें, समझौतों पर बहुत बल दिया, जैसा सोवियत संघ के साथ 1970, 71, 72, 74 तमाम तरह की संधियां की गई। कुछ आर्थिक संधियां हुई है ना, और कुछ संधियां युद्ध संबंधी, हथियार संबंधी हुई। इसके अलावा आप देखें 1972 में बाकायदे जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो इंदिरा जी और बेनजीर भुट्टो के जो फादर थे जुल्फकार अली भुट्टो, उनके साथ जो है शिमला समझौता हुआ, है ना। तो इस तरह आप देखें अब इंदिरा जी को ये जो आपने दूसरा पॉइंट लिखा है ये, या इसको दूसरा और तीसरा दोनों को मिला दें कि आदर्श और यथार्थ का सुंदर समन्वय और साथ ही विदेश नीति का राष्ट्रीय शक्ति के साथ सुंदर समन्वय। उन्होंने देखा कि जो चाइना है वो आणविक बम से लैस है ना, और चीन से बहुत बड़ा खतरा। 1962 में वो हमसे अटैक कर ही चुका था हमारे ऊपर, तो उन्होंने बाकायदे परमाणु बम का विस्फोट किया पोखरण में 1974 में, जिससे चाइना को मैसेज मिल जाए और दुनिया की महाशक्तियों को भी मैसेज मिल जाए कि कोई भी राष्ट्र भारत को गलत निगाह से ना देखे, हमारे पास भी एटॉमिक पावर है ना। तो इस तरह से आप देखें कि अणु विस्फोट का हालांकि हमने शांतिप्रद कामों में इसका प्रयोग किया, लेकिन एक मैसेज देना था, पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज चला गया कि आफ्टर ऑल भारत एक एटॉमिक पावर है और इससे लड़ना झगड़ना, आपको पता है एक जो शक्ति संतुलन होता है और एक बैलेंस ऑफ टेरर होता है, आतंक का संतुलन, ये याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये भी बहुत चलता है, आतंक का संतुलन। ये क्या होता है? इसके माने आतंकवाद नहीं है। आतंक का संतुलन से अभिप्राय यह है कि जो राष्ट्र एटॉमिक पावर से लैस होता है उस देश पर कोई देश हमला नहीं करता। हमारी संसद पर हमला हो गया, हमें पता था कि ISI और पाकिस्तान का हाथ है, हमने अपनी सेना भी तुरंत पहुंचा दी, बॉर्डर पर लगा दी, लेकिन पाकिस्तान से युद्ध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो भी एटॉमिक पावर है। एटॉमिक पावर के देश जब लड़ेंगे तो बहुत ही खतरनाक पोजीशन होती है। एक बम से हम इस्लामाबाद को तबाह कर सकते हैं और एक बम से वो दिल्ली को तबाह कर सकता है। सोचिए, पूरी दिल्ली को, और उसके आसपास का जो NCR रीजन है वो भी सब खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में समझ सकते हैं। अब ये नहीं कि एक एक को बारी बारी से मारना राइफल लेकर, है ना, वो नहीं है, बहुत ही खतरनाक स्थिति। तो ये क्या है? बैलेंस ऑफ टेरर, यानी आतंक का संतुलन, कि ऑटोमेटिक आप पे परमाणु बम है तो दूसरे देश आपसे डरते रहेंगे, यार इनसे हमें संघर्ष नहीं करना है। तो हम लोगों ने देखा कि बाकायदे इंदिरा जी की विदेश नीति को अगर 2 लाइनों में ही समेटना हो तो यथार्थ का और आदर्श का इतना सुंदर उन्होंने समन्वय किया, दूरदर्शिता को अपनाया। इवन आप देखें कि विदेश नीति के क्षेत्र में वो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि अमेरिका की कांग्रेस को एड्रेस करते हुए अमेरिका को ही अपने पापा की तरह चेतावनी दे देती थी, है ना। जैसे पंडित नेहरू देश आज़ाद हुआ था, 48 की बात है, और बाकायदे अमेरिका की कांग्रेस में एड्रेस करते हुए वो कह रहे हैं कि भविष्य के विश्व को अब ब्रिटेन से खतरा नहीं है, आपसे खतरा है। बड़ी बात होती है किसी की संसद में खड़े होकर के उसी को संकट बताना, है ना। तो इन दैट केस बात जाहिर है कि एक योग्य पिता की पुत्री थी, है ना, और उन्होंने उनके पिता से जो खामियां हुई थी उन सारी खामियों को दूर करते हुए आदर्शवाद के साथ बहुत सुंदर शक्ति का समन्वय किया और आफ्टर ऑल देश बहुत तेजी से आगे बढ़ा। तो इस तरह से आगे हम आप जो है विदेश नीति